वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे ग्रेविटेशन चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है और उस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमने जो पहला टॉपिक कराया था वो कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन थे, वो कंप्लीट आपने कर लिया। उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराए और इसके बाद फिर मैंने कहा कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करा रहे हैं। ये बच्चे 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही होता है, ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो बच्चे 11th में हैं तो ये समझ लो कि 12th का पहला चैप्टर उनका बहुत सारा हो गया और मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ बच्चे। और दूसरी चीज़ मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो कराया और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हुए, क्योंकि इसमें वेक्टर का पार्ट है इसलिए बच्चे वेक्टर से डरते हैं, तो इसलिए आप डरो नहीं। तो मैंने वेक्टर को बहुत आसानी से इस टॉपिक के अंदर समझाया है। आगे चलते हैं बच्चे, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और इलस्ट्रेशन लूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे टॉपिक चलूंगा। ठीक है, जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बताया जाए कि 11th में लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ठीक है, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये हेल्प करेंगे आपको। और जो बच्चे 12th के हैं उनको तो पता ही है कि उनके 12th के भी हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, उनके प्लेलिस्ट है, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जिसमें ये देखो जरा एक बार, जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, एक m1 है और एक m2 है, और इसके बीच में एक कोई पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स 0 है। तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है बताओ? ये क्वेश्चन हो सकता है कि सपोजिंग ये अर्थ है और ये सपोजिंग दूसरा प्लेनेट मार्स है, तो अर्थ से किसी रॉकेट को मार्स की तरफ भेज रहे हैं, तो पूछ सकता है कि बताइए कहाँ पर उस पर नेट फोर्स 0 होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे बहुत डर जाते हैं देखते ही, आता है 12th में भी आएगा, इसमें भी आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, इनफाइनाइट पॉइंट मासेस है, उसकी वजह से फोर्स पूछ रहा है आपको। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। देयर आर infinite number of there are infinite number of point masses ठीक है, each of mass m placed on line थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, y इज इक्वल टू 0 ऑन लाइन। y इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस ना लिखकर y इज इक्वल टू 0 लिख दिया, मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से डराना है, आपको बस कंफ्यूज कर देना है। और ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एज शोन। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन मास m, ईच ऑफ मास m तो लिखा ही नहीं बच्चे मैंने यहाँ पर, ईच ऑफ मास m m प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें बच्चे हमने करना क्या है, x एक्सिस लेनी है, y एक्सिस लेनी है। अब ये y है तो ये x एक्सिस है, ये 0 है। तो बच्चे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 लाइन ये है, x इज इक्वल टू 0 लाइन ये है। तो इस लाइन पर हमारे पास मासेस रखे हैं, एक यहाँ रखा होगा, एक यहाँ रखा होगा, एक यहाँ रखा होगा, एक यहाँ रखा होगा, ऐसे मासेस रखे हैं। और उसने बता रखा है कि एक पहला जो मास है वो m यहाँ है, ये रहा, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ पर है, ऐसे मास रखते हैं। ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर,
x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर, ऐसे आपके पास हैं, तो ऑन। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 0 पर यहां पर जो मास है उस पर फोर्स कितना होगा ड्यू टू इनफाइनाइट एरे ऑफ मासेस। एरे ऑफ मासेस में आ गया, एक पूरा मासेस का एरे है, एक रेखा है पूरी। चलो भाई, अब ये जो है मास ये भी इसको खींच रहा होगा, ये मास ये भी इसको खींच रहा होगा, ये मास सारे सारे इसको खींचे जा रहे हैं। चलो खींचे जा रहे हैं तो भाई ये सारे फोर्स इधर ही लगेंगे, सारे फोर्स इधर लगते जाएंगे, तो अब ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालें, रिजल्टेंट फोर्स ऑन M एट ओरिजिन कितना आ जाएगा बच्चे, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले वाले की वजह से हो जाएगा G M1 M2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है बच्चे 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर 4 मीटर। तो ये ऐसे आपके पास आ जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, दैट इज जी एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन। ठीक है, चलो तो क्या बन गया ये, तो ये देखो बच्चे 1 प्लस, अच्छा ये आपका बन गया, इसको कहते हैं जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, यदि फर्स्ट टर्म ए है, दूसरी टर्म बच्चे माना ए आर है, तीसरी टर्म माना ए आर स्क्वेयर है, तो ऑन इन्फिनिटी। तो ये आपका माना इन सबका सम करना है, एस इन्फिनिटी करना हो, तो इसको बच्चे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं आर जो है कॉमन रेशो होता है, आर को कहते हैं कॉमन रेशो। तो आर कैसे निकालते हैं बच्चे, ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो कॉमन रेशो पहले निकालते हैं। कॉमन रेशो बच्चे इस पिछले वाले क्वेश्चंस में आ रही है 1/4 अपॉन 1, यानी 1/4, या फिर हम 1/16 अपॉन 1/4, दैट इज 1/4 ही आएगी। ठीक है क्या, तो कॉमन रेशियो भी आ गया, और ए जो है बच्चे फर्स्ट टर्म है, ए सीरीज में हमारे पास क्या आ रही है फर्स्ट टर्म 1 है, 1 प्लस 1/4, तो एस इन्फिनिटी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ये होता है बच्चे ए अपॉन 1 माइनस आर, ये है 1 माइनस 1/r, ये किसका निकाल रहा हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 1, ओ आर सॉरी, आर नहीं 1/4 सॉरी, आर है 1/4, ये हो गया बच्चे 4 माइनस 1 3, तो आंसर आ गया 4/3। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स बन गया दैट विल बी जी एम स्क्वेयर इंटू 4/3, सही है क्या, तो 4 GM स्क्वेयर अपॉन 3 यूनिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। यहां तक हटा देते हैं। चलिए बच्चे, अब टॉपिक को चेंज करते हैं। अब टॉपिक
थोड़ा चेंज करते हैं, है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ही। अब बच्चे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो है ग्रेविटेशन क्या है, एक बच्चे होता है ग्रेविटी। दो बातें आप याद रखो। ग्रेविटेशन जो है बच्चे ये जनरल टर्म है, ग्रेविटी बिल्कुल स्पेसिफिक है। ग्रेविटेशन का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस। एंड जो ग्रेविटी होती है बच्चे वो ये ग्रेविटी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस, उसमें से एक पॉइंट मास अर्थ है, यानी इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मान लो, या इट इज ग्रेविटेशन when one of two attracting bodies between any two, it is gravitation, it is force of gravitation between earth and other body object। यानी वन ऑफ टू अट्रैक्टिंग बॉडीज यदि अर्थ है तो बच्चे उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसलिए ज़्यादा एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून ये शब्द गलत है, क्योंकि ग्रेविटी जो वर्ड है वो केवल केवल अर्थ के लिए होता है, लेकिन चल जाती है सब जगह चला रहे हैं आजकल, है नहीं, चला देंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस की जरूरत नहीं है, खाली मासेस लिख सकते हैं, एनी टू, यानी यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया वो बात अलग है, लेकिन आप सबके लिए चल सकता है। एंड दूसरा आपके पास इट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन वन ऑफ टू अट्रैक्टिंग बॉडीज इज अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशन जनरल है, ग्रेविटी इज वेरी स्पेसिफिक, अर्थ सेंट्रिक है वी आर सेल्फिश, हम अर्थ के बारे में बात करेंगे तो ग्रेविटी है। अब ऐसे एक वर्ड आता है बच्चे एक्सीलरेशन, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब आपके पास आएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहां पर आ रहा है इसका असली रूप। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यदि आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को धीरे धीरे बोल दोगे तो बच्चे डेफिनेशन आ गई। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धीमे यानी धीमे गति से यदि आप समाचार बोलेंगे तो डेफिनेशन बन जाती है, खुद ही डेफिनेशन है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, सबको पता है। अब स्मॉल जी पर चलेंगे काम, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ तो है ही, फोर्स यदि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यदि एक्सीलरेशन कहीं पर यदि ग्रेविटी है तो फिर एक ही जगह जी लगा देंगे। जी जो है बच्चे कुछ नहीं है, द रिप्लेसमेंट ऑफ ए माने एक्सीलरेशन। आ गया समझ में आपको चैप्टर? तो एक्सीलरेशन ए जो न्यूटन कहता है वहां पर एक ही जगह पर जी यूज कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमें रिलेशन निकालना हो बच्चे, यानी अब हम हेडिंग पर आ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी हमें करना हो माना। ठीक है, तो इसके लिए चलो अर्थ बना लेते हैं, शेप ले लें अर्थ की, अर्थ बना लेते हैं, चलो अर्थ ले लें, या फिर ऐसा करते हैं अर्थ को ऐसा ना बनाकर सिंपल सी चीज़, सिंपल अर्थ बनाते हैं। चलो भैया ये कंपास ले आते हैं और यहाँ अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इसको ले लेते हैं ऐसे, कलर आपका कौन सा अच्छा लगेगा ये ले लेते हैं कलर, और ये हमने अर्थ को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इतना पूरी अर्थ बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अर्थ हमने बना ली। ठीक है, ये आपके पास मास है, सेंटर अर्थ का एम, इसकी रेडियस बच्चे ये है, अर्थ की रेडियस आर। यहाँ पर एक बच्चे कोई पॉइंट मास रख लेते हैं, यहाँ पर एक कोई पॉइंट मास रख लेते हैं, एम मास, सरफेस ऑफ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। वो जो है मेरा बिल्कुल ख़राब बन रहा है, वो को थोड़ा सा पिचका क्यों दिया मैंने, खुला दो, खोलो, ऑफ अर्थ। ये आर है बच्चे, है ना, ये आर मेरा देखो कैसे गंदा बनता है। अब ये जो है ना, टीचर ने हमें इतना डांटा था कि आर को सही बनाओ, ठीक है, और ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही देखो कितना बुरा लग रहा है, एच देखो कैसे लग रहा है। तो ये सब आपको थोड़ा वर्ड्स को ठीक लिख सकते। चलिए, एम मास हो गया, अर्थ हो गया, ये। अब हम ऐसा करें, देखो हमने बार बार बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मासेस के लिए लगता है। तो ये जो अर्थ इतनी बड़ी दिख रही है आपको, इसको ना देखें, ये जो अर्थ दिख रही है आपको, ये इतनी बड़ी बड़ी जो अर्थ दिख रही है आपको, ये अर्थ नहीं है। जब अर्थ की बात कर रहा हूं तो बच्चे इसको कर रहा हूं, बस ये अर्थ है, ये रहा अर्थ और ये रहा मास। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटी जिसको बोल रहे हो आप, तो अर्थ ने इसको पुल किया होगा एफ से, ये आपका एफ हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्योंकि अर्थ इन्वॉल्व है, इसको ग्रेविटी कहेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब मैंने लिख तो दिया, चलो अट्रैक्शन ऑन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मास m ऑफ अर्थ जिसको हम ग्रेविटी बोल रहे हैं, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने बता देता हूँ कि कैपिटल M क्या है, कैपिटल M इज द मास ऑफ, कैपिटल M हमने मान लिया है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या मान लिया है हमने, मास ऑफ बॉडी। r क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ अर्थ। ये सब बातें आपको पता है, ये सारी बातें बच्चे हमने लिख दी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट मास अर्थ पर रखा है, तो ये पॉइंट मास अर्थ से आर डिस्टेंस दूर है। अर्थ को क्या मान रहे हैं, इसका एक पॉइंट मास, वो कहाँ पर है, सेंटर पर। अर्थ का जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है, वहां लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल बॉडी है। नॉन स्फेरिकल होती तो हम सेंटर मास नहीं कंसीडर करेंगे, यदि अर्थ सिलेंड्रिकल होती तो नहीं, फिर नहीं करते।
ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया इक्वेशन 1। तो दिस इज द ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ये लग रही है। अब न्यूटन ये कहता है जब फोर्स लगता है तो बच्चे माँ, फोर्स है तो माँ की याद आएगी, माँ मतलब फोर्स, माँ 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 माँ, माँ हमेशा फोर्स लगाती है, यानी कि वो हमेशा बिहेवियर चेंज करती है, स्टेट चेंज करती है। वो पड़े हैं आप, उठाती है, उठे नहीं रहे, उठो उठो। कभी पा भी आ जाते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, पापा जोर से चीखते हैं उठा नहीं रे। तो पापा की आवाज कभी कभी पंत में आती है जोर से। मम्मी धीरे धीरे बोलती है उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। उठेंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ उठना पड़ेगा। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स कोई भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है कुछ भी हो, एम मास में उसने एक्सीलरेशन ए पैदा किया है, तो ए की जगह हम जी लगा रहे हैं, वेयर जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बच्चे हमारा हो गया न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कि जो ग्रेविटी है, यानी जो ग्रेविटी है बच्चे वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, ग्रेविटी प्रोड्यूसेस जी एक्सीलरेशन, ग्रेविटी प्रोड्यूसेस जी एक्सीलरेशन इन एम, जी एक्सीलरेशन इन एम। तो एफ इज इक्वल टू एम जी हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो बच्चे एम इंटू जी आया है वो आया तो इसी से है, तो रख देते हैं इसको। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर। स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हो गया बच्चे कैपिटल जी एम ऑन आर स्क्वेयर। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये हो गया एक तो बच्चे फॉर्मूला। अब इसी में कभी कभी बच्चे क्वेश्चन देखो, जो पहला चैप्टर है आपका डायमेंशंस वाला, उसमें परसेंटेज था कि यदि मास ऑफ द अर्थ को हम ऐसा कर दें और रेडियस को ऐसा कर दें तो जी पे क्या असर होगा। कैपिटल जी को तो वो छू ही नहीं सकता, वो तो कांस्टेंट रहेगा, है। तो परसेंटेज चेंज इन जी पूछ रहा है। अब इसमें ध्यान रखना बच्चे, यदि आपके पास 5% से कम है तो एरर टेक्निक यूज कर लेंगे, यदि 5% से ज़्यादा है तो आपको अर्थमेटिक यूज करेंगे, जैसे मैंने वर्क पावर एनर्जी में कराया था, याद है कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। तो बच्चे आप उसको देख लेना, काइनेटिक एनर्जी में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस कराए मैंने। चलो उसमें आप प्लेलिस्ट में देख लो जाकर, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल लिस्ट भी देख सकते हो वर्क पावर एनर्जी वीडियो लेक्चर। अब यहाँ पर एक काम ये तो हो ही गया, इसमें एक और चीज मैं करता हूँ इन टर्म्स ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, यदि हमने रो को मान लिया है, लेट रो इज द एवरेज, एवरेज मास डेंसिटी हमने रो मान ली है, एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अर्थ रो मान ली। तो बच्चे जरा देखो,
ये पूरा अर्थ तो स्फेयर है, आपको पता है। तो अर्थ का को स्फेयर हमें पता है, तो बच्चे जो मास हो जाएगा अर्थ का, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम बच्चे हो गया 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी रो है। तो इससे आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल जी इंटू एम 4/3 पाई r³ इंटू रो डिवाइडेड बाई r²। ये r से स्क्वेयर से एक r बचेगा ऊपर, बस 4/3 पाई g इंटू r इंटू रो। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया स्मॉल जी का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखा देंगे कि हम आराम से क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं कि दो प्लैनेट, एक प्लैनेट है और एक अर्थ है, उसके बीच में कंपैरिजन करा देते हैं स्मॉल जी की। अर्थ पे की वैल्यू जी की इतनी है, 10 है मान लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस प्लैनेट पर कितना होगा। ठीक है, ये हो गया। चलो ये तो हो गया। अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा एल्टीट्यूड का इफेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने हाइट। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोल दो, चलो ऑल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड या हाइट। इंडिया में क्या है, हमने इंग्लिश को थोड़ा इंडियनाइज कर दिया है, ये तो हमारे में खासियत है। दूसरी भाषा को हम इंडियनाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे सडनली को अचानकली बोल दिया है नहीं, अचानकली ऐसा हो गया। अब अचानकली सडन को अचानक, सडनली का ली लगा दिया, अचानकली। चलो, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड और हाइट ऑन जी। तो फिर अर्थ ले लेते हैं, अर्थ बनाते हैं। अर्थ, एक मिनट, यहां से हम अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने अर्थ बना दिया। ये थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम। ओके, सही है। तो थोड़ा मैंने ले लेते। तो ये हो गया बच्चे अर्थ का सेंटर, ये अर्थ है एम। अब हमने उस मास को बच्चे किसी हाइट पर रखा है, ये मास है। अर्थ आपके पास ये बड़ी अर्थ है, तो ये पॉइंट मास बच्चे एम। यहां से हाइट उसकी आर है मान लीजिए, हाइट एच है, सॉरी, एच हाइट। लेकिन बच्चे हम जो लेते हैं वो पॉइंट मास मानते हैं अर्थ को, तो अर्थ के सेंटर से हम देखेंगे कितना है ये। अर्थ के सेंटर से ये मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल आर है स्मॉल आर है, और अर्थ के सेंटर से सरफेस ऑफ अर्थ आर है। तो जब एच हाइट पर है वो, एट हाइट एच, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, at height h from surface of earth,
तो जो ग्रेविटी लग रही है बच्चे, ग्रेविटी जो लग रही है F ब्रैकेट में H लिख देता हूँ हाइट पर, इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है ये, इसके और इसके बीच में R, मैंने जान के R के टर्म्स पर लिखा R स्क्वायर। ठीक है, और ये इफ दिस फोर्स produces G H, चलो ब्रैकेट नीचे लिख दिया, एक्सेलरेशन in M, तो फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो फोर्स होगा बच्चे एफ एच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जी एच लिख दिया, जी डैश भी लिख सकते हो। तो अब 1 और 2 से देख लो, तो 1 और 2 से बस पहले जैसे ही है जैसे मैंने इससे पहले कराया। तो फ्रॉम 1 और 2, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, तो एम जी एच, एम इंटू जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे क्या आ गया, इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। क्वेश्चन 2। इक्वेशन 3 ले लेते हैं, चलो। अब यदि हम सरफेस पे आए, या फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, इसी को मॉडिफाई कर दें, फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, तो पहली बात तो बच्चे ये देख लो कि जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जी इज डिपेंडिंग अपॉन 1 बाई आर स्क्वेयर। ये भी ध्यान रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हो रहा है। सरफेस ऑफ अर्थ के लिए क्या करेंगे, जो स्मॉल आर है उसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, तो जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, इसको जी नॉट लिख देता हूं मैं, दैट विल बिकम कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, इज इक्वेशन 4। अब इन दोनों से ये जो दोनों इक्वेशन बनी है, आप सॉल्व कर लो कि आप 4 अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ कर रहे हैं, जी एच अपॉन जी नॉट कितना आ गया, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। तो जी एट हाइट अपॉन जी एट सरफेस इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चे, बोलो, आर स्क्वेयर अपॉन ऑल आर, यानी जी एट हाइट इज इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू आर स्क्वेयर अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर। स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं आर प्लस एच, तो जी एट हाइट इज इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल। तो या तो आप ऐसा कर लो, या एक काम करो, इस पूरे पर ही स्क्वेयर कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जी एट सरफेस इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का। एक बच्चे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जब, ये जनरल फॉर्मूला तो यही है। स्पेसिफिक जो होता है वो होता है कि जब हमारे पास बहुत छोटी हाइट हो, तो ठीक है, हाइट बहुत छोटी है तब हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज तो यही फॉर्मूला यूज किया करो, जी नॉट। एक मिनट, ये क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम इस पर क्वेश्चन जो करेंगे वो है कि जब हमारा जो हाइट है वो बच्चे आर के कंपेरेबल हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि हाइट के कंपेरेबल नहीं है तो ये फॉर्मूला हम बायनोमियल एक्सपेंशन से चेंज कर सकते हैं।
यदि आपके पास इफ एच बच्चे बहुत नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू आर, दैट इज यानी एच अपॉन आर की वैल्यू बच्चे 1 से बहुत कम है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है। देखो कैसे लगता है फिर, लेकिन फॉर्मूला बच्चे ये यूज करना है, उसको हम तभी यूज करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब हम करते हैं बच्चे जी एच इज इक्वल टू जी नॉट, तो ऊपर बच्चे कितना है आर स्क्वेयर, नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वेयर है, तो उसमें से भी आर बाहर लेते हैं तो आर स्क्वेयर आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट का ये आ गया बाहर, ये आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, कितना बचा, तो जी एट हाइट इज इक्वल टू जी एट नॉट इंटू 1 प्लस, देखो बच्चे एच बाई आर की पावर -2। अब इसको हमने कर देना है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है। वो ये कहता है कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है, तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस एन एक्स इफ एंड ओनली इफ x की वैल्यू बच्चे 1 से बहुत कम है, तो बस इतना सा फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। तो h बाई आर, यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ h बाई आर यदि 1 से बहुत कम है, ठीक है, वही बात मैं कर रहा हूँ फिर, इफ h बाई आर इज नेग्लिजिबल टू 1, तो g एट हाइट इज इक्वल टू g एट सरफेस इंटू 1 माइनस 2h बाई आर हो जाएगा। ये बच्चे हाइट का इफेक्ट हो गया। तो आज हमने बच्चे स्टार्ट कर दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के के जो टॉपिक्स हैं, उसमें मैंने आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बताया, और ये भी बताया कि हाइट का असर स्मॉल जी पर क्या होता है, और आप देख रहे हो कि स्मॉल जी हाइट के साथ साथ कम होता चला जा रहा है। और ये भी मैंने बताया कि फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बच्चे आपके पास कौन सा है, वो जनरल फॉर्मूला है, और ये आपका स्पेसिफिक है, वो कब कब यूज़ करना है ये मैं अगले उसमें आपको लेक्चर में बताऊंगा, और फिर वहाँ पर हम डेप्थ का इफेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चंस के साथ में करूंगा उसको। तो आई एंड द मीटिंग नाउ, कीप रिवाइजिंग, कीप फिट। ठीक है, चलिए बच्चे लाइक एंड शेयर करिए, और अपने जो भी विचार हैं आपके माइंड में, तो वहाँ पर बच्चे कम्युनिटी मेरी ओपन रहती है, तो उस कम्युनिटी में व्हाट इज इन योर माइंड, वहाँ पर आप अपना पोर कर सकते हैं अपने माइंड की सारी बातें। आई एंड द मीटिंग नाउ, ओके बच्चे।